आज की वीडियो और गालबन इसके बाद जो वीडियो आएगी, इन दो वीडियो में मैं वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जो अमूमी तौर पे हमारा रिव्यू होगा वेक्टर्स का, क्योंकि जो बातें यहाँ पे मैं करूँगा वो यकीनन आप सब पहले भी कॉलेज में पढ़ चुके होंगे। तो जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, जिसका मतलब ये है कि हम जब कोई वेक्टर दिया होता है तो उसके कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में ये आपको बताया था कि जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि चूंकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो डायरेक्शन बताने के लिए या उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिसके हिसाब से हम बता सकें कि कोई वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो अमूमी तौर पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करके लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हम दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन को अमूमी तौर पे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके साथ मैंने ये 0 0 लिखा है, ऑर्डर पेयर। जिसमें ऑर्डर्ड पेयर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो पहली वैल्यू है ये वाली, ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और जो दूसरी वैल्यू है ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सिस्टम को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या फिर इसको आगे चल के हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहेंगे जब हम एक तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई के अंदर 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। पर आप देखेंगे कि हम इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को हर जगह पे यूज कर रहे होंगे, इवन जहां पे ये डायरेक्टली मेंशन नहीं भी होगा वहां पे भी हम इस ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जब भी हम किसी वेक्टर की बात करेंगे कि हम कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो यकीनन उसके अंदर हम इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, बेशक हम एक्सप्लिसिटली ऐसी लाइंस लगाएं या ना लगाएं। तो हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो फर्ज करें कि हमारे पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट पी तक जाता है। मैं इस पॉइंट को पी कह लेता हूं, ठीक है। और अब इस वेक्टर की जो लेंथ है वो तो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ये एंगल फाई बताएगा। मैं इसको फाई यूज करता हूँ, आप थीटा फाई अल्फा बीटा गैमा कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हम क्या नाम देते हैं या क्या सिंबल देते हैं इसको। और ये एंगल जो है ये हमेशा ही इस सेंस में कि जो कन्वेंशन अमूमी तौर पे बुक्स में यूज होती है उनमें ये हमेशा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। और इसकी डायरेक्शन इस तरह होती है कि ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होके वाई एक्सिस की जो है ना मूव करता है। आप लोग यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने एरो हेड दिखा दिया है, और ये चूंकि वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है और हमारा जो वेक्टर है ये वेक्टर, इस वेक्टर को मैं वेक्टर ए कह लेता हूँ, ये वाला जो वेक्टर है। तो ये चूंकि वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो इसलिए जो एरो है ये वाला ये सिर्फ इस वेक्टर पे जाके खत्म हो गया। और ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, यानी ये लाइन जो हमने राइट की जानिब लगाई हुई है और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, से मेरा मतलब ये है कि ये कन्वेंशन है जो सारी बुक्स में यूज होती है। नहीं तो इसके अलावा ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप अपने एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन उस सिनेरियो में आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि जब आप एंगल डिफाइन करेंगे तो फिर आपकी जो ट्राइंगल्स बनेंगी, जो अभी मैं अभी बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें हमारी कौन सी साइड जो है वो उस ट्राइंगल की बेस बनेगी और कौन सी साइड जो है उस ट्राइंगल की आल्टीट्यूड बनेगी। चलिए, तो ये वेक्टर दिया हुआ है हमें ए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इस वेक्टर के हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप इस वेक्टर की टिप से यहां से लाइंस ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो ये लाइन जो है ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की है, और इसी
के साथ एक लाइन में वाई एक्सिस के ऊपर भी ड्रॉ करूंगा। इन लाइंस को परपेंडिकुलर्स कहते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि जहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस से मिलती हैं वहां पे हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का आना चाहिए। तो अब हमारे पास इस वेक्टर का साया जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, जो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और इसे ए सब एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक लंबाई है, उसे एक और वेक्टर का नाम दे लेते हैं, और इसको हम कहते हैं ए वाई, जो कि वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। ठीक है। तो यहां से हम इस वेक्टर को यूं कहते हैं कि इस वेक्टर को हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, ए एक्स और ए वाई में। और अब हमने इन कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई की मैग्नीट्यूड्स लेनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब आप मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं तो आप सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें एक लम्हे के लिए आप उसकी डायरेक्शन को भूल जाते हैं। और अब आप इस ट्राइंगल पे गौर करें, जो ये ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो जो ट्राइंगल की बेस है वो किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। ये जो उसकी हाइट है वो ए वाई के बराबर है, क्योंकि इस लंबाई को हमने ए वाई का नाम दिया है, तो इसके पैरेलल ये वाली लंबाई भी ए वाई है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ए वाई के बराबर है। और इस ट्राइंगल का जो ये हाइपोटेन्यूज बना है वो ए के बराबर है, वो हमें पहले ही पता है। ठीक है। तो अब हमने ये कहा है कि हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए हैं, तो इसका मतलब है ए हमें गिवन है और फाई भी हमें गिवन है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं। तो अगर ए और फाइव गिवन है तो अब हम ए वाई और ए एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमारे पास ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, और हमें पता है कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होता है, कोसाइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो यहां से हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होता है, कोसाइन थीटा के। जो यहाँ पे मैंने फाई लिया हुआ है तो ये कोसाइन फाई बन जाएगा। और बेस जो है उसको हमने किसका नाम दिया है, ए एक्स का, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है। तो यहां से अब इस इक्वेशन को आप दोनों साइड से अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ए एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए कोसाइन फाई के। और ये हमने पहला कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया है वेक्टर ए का। ठीक है, इसको वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरह अब अगर आपने दूसरा कंपोनेंट ड्रॉ करना है ए वाई, तो इसी ट्राइंगल में ये ट्राइंगल की अब हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कर लें। और हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज जो है, या आल्टीट्यूड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, यानी इस केस में वो साइन फाई बन जाएगा। तो हम यूं कर लेते हैं, हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर है, साइन फाई के। और जो हाइट है उसको हमने नाम दिया है ए वाई का, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ए के बराबर है। तो यहाँ से अब अगेन हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए वाई इक्वल्स ए साइन फाई। और ये हमारे पास उसी वेक्टर का y कंपोनेंट आ गया। ठीक है। तो इस मेथड को, ये जो आपने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज लिखी हैं, इसको आप कहते हैं कि आपने वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। इसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास ए भी मौजूद है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू भी है और फाई की वैल्यू भी है, तो फिर हम ए एक्स और ए वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अब अगर आप गौर करें तो ए एक्स और ए वाई जो हैं ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, एक ए पे ऊपर और दूसरा एंगल फाई के ऊपर। ए तो हमें पता है कि चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ये कोई नंबर होगा, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन कोसाइन फाई और साइन फाई जो है उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कोसाइन फाई, जो कोसाइन थीटा है, उसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है। तो
इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कि ये कैसे पॉजिटिव होंगी और कैसे नेगेटिव होंगी। बट अब यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर दूं एक्सप्लिसिटली कि ए एक्स एंड ए वाई कैन बी, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी नेगेटिव। हाउ हाउ दे कैन बी नेगेटिव, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फर्ज करें कि हमारे पास अगेन अब कोई वेक्टर है। अब हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह बनाते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये हमारा नेगेटिव एक्स है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस है। और अब सपोज करें कि जो वेक्टर गिवन है हमारे पास वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। तो ये वेक्टर है हमारे पास अब गिवन, और इस वेक्टर को आप वेक्टर बी कह लें। अब अगेन आप देखें तो फर्ज करें कि वेक्टर बी जो है वो ये एंगल बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस एंगल को हम थीटा कह लेते हैं। अब अगर आप वेक्टर बी के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा। जो ये वाला कंपोनेंट है ये है हमारे पास बी वाई, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है हमारे पास बी एक्स। तो हमने ये देखना है एक्सक्यूज मी, तो हमने ये देखना है कि बी एक्स और बी वाई जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अब अगर आप एंगल देखें तो एंगल हमारे पास जो है थीटा वो 90 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया और ये कुछ 90 से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि कोसाइन थीटा जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में, यानी जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 के दरमियान होती है तो कोसाइन थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। सही है। अगर और अब अगर हम इसी इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके ये वाली और ये वाली इक्वेशंस अगर हम वेक्टर बी के लिए लिखते हैं तो वेक्टर बी के लिए यही इक्वेशन लिखेंगे तो बी एक्स क्या बनेगा, बी कोसाइन थीटा, और बी वाई क्या बनेगा, बी साइन थीटा। सही है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में इन सेकंड कोऑर्डिनेट कोसाइन थीटा जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोसाइन थीटा इज नेगेटिव, और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये हमें बता रहा है कि अगर कोसाइन थीटा नेगेटिव है तो ये हमें बता रहा है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी ये माइनस बी होगी, और ये वाली जो वैल्यू आएगी ये प्लस बी होगी। प्लस बी और माइनस बी का मतलब है कि कोसाइन थीटा की जो भी वैल्यू आती है, कोसाइन थीटा की वैल्यू जब थीटा 90 और 180 के दरमियान होता है तो कोसाइन थीटा की वैल्यू 0 और -1 के दरमियान में होती है। ठीक है। तो इसके साथ ऑफ कोर्स कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा जो बी को कम या ज्यादा कर देगा बी की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है। लेकिन इन जनरल जो बी एक्स की वैल्यू आएगी और बी वाई की वैल्यू आएगी, बी वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी क्योंकि वाई कंपोनेंट साइन थीटा जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, लेकिन बी एक्स जो है वो नेगेटिव देगा। तो ये बात हमें ये साबित करती है कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थीटा जो है उसकी हर क्वाड्रेंट में वैल्यू मुख्तलिफ होती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलें, ये मैं इसको कहता हूं फाइंडिंग वेक्टर इफ कंपोनेंट्स आर गिवन। ठीक है। तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए जेड दिए हुए हैं और हमने उससे कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो फिर से मैं वही डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि और 2 डायमेंशन से स्टार्ट करता हूं। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, और इसके अंदर ये वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास। इस वेक्टर को अगेन मैं वेक्टर ए कह लेता हूं। और
ये एंगल हम फर्ज कर लेते हैं थीटा बनाता है वो एक्स एक्सिस के साथ। अब एक बात याद रखें कि अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें मालूम है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ये वाला कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स, और ये वाला कंपोनेंट ए वाई है। और ये किसके बराबर है ये हम अभी देख चुके हैं। ए एक्स जो है 2 डायमेंशन में वो किसके बराबर होता है, ए कोसाइन थीटा के, और जो ए वाई है वो ए साइन थीटा के बराबर होता है। मैंने एंगल फाई से अब थीटा कर दिया, इट डजेंट मैटर कि आप उसको क्या नाम देते हैं। सही है, तो हमें ए एक्स और ए वाई इसमें पता है। अब आपने जब वेक्टर कैलकुलेट करना होता है कंपोनेंट्स से, तो आप उसको 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं। आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट करते हैं और उसका एंगल सेपरेटली फाइंड करते हैं। ठीक है, आई मीन आप जिस चीज को पहले चाहें कैलकुलेट कर लें, लेकिन उनको सेपरेटली फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड सेपरेटली और वेक्टर सेपरेटली। और इस तरह आप देखेंगे कि चीजें कैसे आसान हो जाती हैं। अगर हम इनको वेक्टर्स की बजाय जस्ट लाइंस समझें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड समझें, यानी इस लाइन की लंबाई जो है वो ए है, इसकी लंबाई ए वाई है और इसकी लंबाई ए एक्स है, तो इट्स जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल। आप इसके ऊपर फिथागोरस का जो थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम, उसको यूज कर सकते हैं। ये उसकी हाइट है, ये उसकी बेस है, तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड, और यहाँ से फौरन ही ए जो आ जाएगा वो आएगा ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं वेक्टर की, और ये है हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला। सही है, मैग्नीट्यूड आ गई, लेकिन वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अगेन इस डायग्राम पे गौर करें। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि ये एंगल थीटा बताता है। और आपने ये देखना है कि इस डायग्राम में थीटा थीटा बहुत से तरीकों से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उससे थीटा कैसे फाइंड करें। और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारे पास, हमने ये कहा है कि ए एक्स मौजूद है और ए वाई मौजूद है। तो आप ए एक्स और ए वाई से थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि जब किसी राइट एंगल ट्राई एंगल की हाइट दी हुई हो और उसकी बेस दी हुई हो तो आप एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक हाइट डिवाइड बाई बेस इक्वल्स टेन थीटा। तो यहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स हाइट जो कि ए वाई है और बेस जो कि ए एक्स है। तो यहां से जो थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो ये हमारे पास थीटा का फार्मूला आ गया। सही है, तो अब हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हुए थे और कंपोनेंट से हमने कंप्लीट वेक्टर फाइंड कर लिया। पहले उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की यहाँ पे, और फिर यहाँ पे उसका एंगल भी फाइंड कर दिया। तो अब हमारे पास पूरा वेक्टर आ गया। तो जब भी वेक्टर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों फाइंड करने हैं, सिर्फ एक चीज मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करनी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था यहाँ पे, जब मैं ये बता रहा था कि कोसाइन और साइन थीटा जो है इनकी वैल्यूज हर क्वाड्रेंट में चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जब इनकी वैल्यू हर क्वाड्रेंट में चेंज होती रहती हैं तो इसका मतलब है कि हमें ये ख्याल रखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। जिसको मैंने जब कंपोनेंट्स बता रहा था तो मैंने कहा था कि ए एक्स और ए वाई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सही है, तो जनरल रूल ये है, मिसाल के तौर पे अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना टेन थीटा की वैल्यू, तो अगर ए वाई और ए एक्स की रेशियो जो है लेट्स से वो -1 आती है, तो कैलकुलेटर उसके लिए टेन 135 की वैल्यू भी वही देगा, और कैलकुलेटर उसके लिए टेन 315 डिग्री की वैल्यू भी वही देगा। मैं इसको लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे टेन इनवर्स -1 कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल टेन इनवर्स -1, ये किसके बराबर होता है, थीटा है, तो ये किसके बराबर होता है 135 डिग्रीज, और यही वैल्यू 315 डिग्रीज के बराबर भी होती है। मतलब ये है
कि अगर आपके पास ए वाई और ए एक्स की रेशियो यहाँ पे -1 के बराबर है, तो कैलकुलेटर आपको ये दो जवाब बता सकता है। लेकिन अब दो जवाब तो नहीं हो सकते ना, वेक्टर तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाई कर सकता है, या वो 135 का एंगल बना सकता है या फिर 315 का एंगल बना सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल जो है वो हमारे क्वेश्चन के रिलेटेड है? ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने -1 लिखा है किसकी जगह पे, ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स की जगह पे। ठीक है, तो -1 तो उस दो सूरतों में आ सकता है कि अगर ए वाई जो है वो नेगेटिव हो, ए एक्स पॉजिटिव हो, तभी भी -1 आएगा। और अगर ए वाई जो है वो पॉजिटिव हो, ए एक्स जो है वो नेगेटिव हो, तो भी हमारे पास यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो इस सूरत में ए वाई और ए एक्स का साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है, तो जो जनरल रूल है जो आपको याद होगा क्वाड्रेंट्स में, वो ये है कि इस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और कोसाइन थीटा जो है ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव होता है, और जो कोसाइन थीटा है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में जो एक्स कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो नेगेटिव होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, साइन थीटा कोसाइन थीटा ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है ये नेगेटिव होता है, और जो कोसाइन थीटा है ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपको पता है कि कोसाइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो एक्स कंपोनेंट होता है, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो वाई कंपोनेंट होता है। तो अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे अगर आप ए एक्स और ए वाई दिए हुए हैं और उनमें से ए वाई नेगेटिव है, तो अब आपको पता है कि ए वाई नेगेटिव है, तो ए वाई नेगेटिव सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स में हो सकता है। ए वाई साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है और साइन थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो या तो वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ए वाई इसके अंदर भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आपने दो क्वाड्रेंट एक्सक्लूड कर दिए, ये ऊपर वाले दो। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रीसाइज है? फिर आप एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पे देखेंगे। अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। मिसाल के तौर पे ये जो मिसाल मैंने दी है, इसमें अगर हमारे पास ए वाई जो है वो नेगेटिव हो और ए एक्स जो पॉजिटिव, अगर ए वाई नेगेटिव हो और ए एक्स पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है हमारा वेक्टर जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इस क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 270 से 360 होती है, तो इसका मतलब है कि 315 जो है वो सही आंसर है। सही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज थिंग्स।